वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यश और आज जिस चैप्टर से अपने शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के साथ अपने शुरू करने वाले हैं। बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक होने वाला है और सिर्फ इसी चैप्टर से सीमित नहीं है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, मल्टीपल रिग्रेशन, ये वाला मल्टीपल रिग्रेशन एंड इश्यूज एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये जो चैप्टर है जो अपने अभी करने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये चैप्टर उस चैप्टर के लिए एक बेस बनाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर का काम है दूसरे चैप्टर के लिए एक बेस बनाना और दूसरे चैप्टर में आपकी मदद करना। जो चीज़ आप यहाँ पर सीखेंगे वो आपके दूसरे चैप्टर में काम आएगा। ओके, सो ये है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जिसके साथ अपने शुरू करने वाले हैं और ये कोर का रीडिंग नंबर 24 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने इस चैप्टर को कैसे बांटा है। मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट दिया है। LOS A से लेके LOS C तक कोरिलेशन का पार्ट होगा, LOS G से लेके F तक रिग्रेशन का बेसिक्स होगा और LOS G से लेके K तक रिग्रेशन का एडवांस्ड होगा। तो मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट दिया है, कोरिलेशन, रिग्रेशन का बेसिक्स और रिग्रेशन का एडवांस्ड पोर्शन। ठीक है, इस चैप्टर से सीमित जो है। तो देखिए LOS A से लेके C जो है वो कोरिलेशन में आएगा, तो इसको एक बार यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। LOS A से लेके LOS C तक आएगा कोरिलेशन। उसके बाद आपका LOS G से लेके LOS F तक जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है वो आएगा रिग्रेशन बेसिक्स में, और LOS G से लेके अंतिम तक LOS K तक आएगा आपका रिग्रेशन एडवांस में। ठीक है, तो गाइज ये चैप्टर जो है मैं वो श्वाइजर बुक्स की मदद से करवाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर एक श्वाइजर बुक्स, मेरे पास ई बुक है श्वाइजर का जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप गाइज जब ये चैप्टर को आप मेरे साथ बैठकर कर रहे हैं तो आपके पास भी श्वाइजर की बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर श्वाइजर की बुक्स होगी तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है श्वाइजर में वो हम दोनों का मैच करेगा, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज़ को आप भी हाईलाइट कर सकते हैं और पढ़ते वक्त आप सचेत होंगे, पढ़ते वक्त आपका और उसमें हाईलाइट करके उसको इंपॉर्टेंस देने का आपको मन करेगा। तो आई रिकमेंड यू कि अगर आपके पास श्वाइजर नहीं है तो आप एक बार श्वाइजर खरीद ले। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो श्वाइजर की 5 बुक्स आती है, 5 बुक्स आती है और 2 प्रैक्टिस बुक्स आती है। तो अगर आपके पास अभी तक भी श्वाइजर नहीं है तो आप प्लीज़ उसको खरीद लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर और हर चैप्टर ही मैं श्वाइजर की मदद से ही करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी पढ़ने में सुविधा हो, क्योंकि आप यूट्यूब से पढ़ने वाले तो आपको भी पढ़ने में सुविधा हो और मुझे पढ़ाने में भी सुविधा हो और आप वो सिंक में रह सके। ठीक है, ओके। तो गाइज सबसे पहला डाउट मैं जो स्टूडेंट्स का आता है उसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। वो है कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में तो हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट चाहिए रहता है। ठीक है, तो आप जानते भी होंगे आपके प्रायर नॉलेज से और किसी ने किसी से आपसे सुना भी होगा कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के अंदर जो है वो हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट, सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट, जो लेवल 1 का टफ पोर्शन था उसका कॉन्सेप्ट का दरकार पड़ता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मुझे तो ये कॉन्सेप्ट आता नहीं है, या फिर लेवल 1 में हो सकता है कि मैंने उसको ठीक से पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, हड़बड़ी में छूट गया होगा या फिर प्रेशर के कारण उसको छोड़ देना पड़ा होगा। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है उसका जो सल्यूशन है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में संजय सराफ सर की एक सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस की रिव्यू क्लास का यूट्यूब का लिंक मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाल दिया है जिस लिंक को आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस लिंक में आप खोलकर एक सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस की 1 आवर 30 मिनट्स की बहुत अच्छी एक रिव्यू क्लास है। ठीक है, तो आप जैसे ही उस रिव्यू क्लास को देखेंगे और आप किसी राइटअप को आप एक बार अगर पढ़ लेंगे, या फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप रिव्यू क्लास को ही सिर्फ देख सकते हैं, तो रिव्यू क्लास को देखने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ, तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। अगर आपका सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस आपको लग रहा है कि आप भूल गए हैं, या फिर आपने लेवल 1 में उसको टच ही नहीं किया, या फिर प्रेशर के कारण छोड़ दिया, तो इन सब सर्कमस्टेंसेस के कारण हो सकता है कि आपको इस चैप्टर में कुछ बाधाएं आएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो मैं सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस पढ़ा नहीं सकता, बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं चैप्टर के मेन कंटेंट पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। सो आई विल नॉट बी कवरिंग सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस हियर, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट एनी वन ऑफ यू हु इज स्टडीइंग QML लेवल 2 विल नो सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस, एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस, इफ नॉट द एडवांस्ड वर्जन ऑफ इट। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए हैं या फिर कुछ भी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को मेंशन कर दिया है और आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आपको उससे पूरा का पूरा चीज़ जो है वो याद आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो लिंक मेंशन किया है, प्लीज़ उस लिंक से पढ़ लीजिएगा ना। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, अब सबसे पहले हम तो ये सुनते हैं कि सर ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरतें काफ़ी सारी है। आपके करिकुलम से भी रिलेटेड ज़रूरतें हैं, CFA के नेक्स्ट लेवल से भी रिलेटेड की ज़रूरतें हैं,
आपके फ्यूचर में आपके करियर से भी रिलेटेड ज़रूरी है, ठीक है। तो रिग्रेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इसमें से किसी भी फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो आपको रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना ही होगा। आपको रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आना ही होगा अगर आप उस फील्ड में जाना भी चाहते हैं तो, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू गो इन द मशीन लर्निंग करियर, डेटा साइंस का करियर, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना है तो यू हैव टू नो रिग्रेशन, क्योंकि वहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट जो है वो दरकार पड़ते हैं। दूसरा है आपके करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में रिग्रेशन आपको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्यूएम एक हैवी पोर्शन है एग्जाम का, ठीक है, और क्यूएम रिग्रेशन से भरती है। ये वाला चैप्टर रिग्रेशन के ऊपर है, उसके बाद वाला चैप्टर रिग्रेशन के ऊपर है, और जो टाइम सीरीज एनालिसिस जो है, जो क्यूएम का बाई फार टफेस्ट चैप्टर है, मैं तो बोलूंगा कि सबसे टफ चैप्टर है टाइम सीरीज एनालिसिस क्यूएम में, उसमें भी सिर्फ रिग्रेशन ही है, ठीक है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में भी आप रिग्रेशन करते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन में भी आप रिग्रेशन करते हैं, लीनियर रिग्रेशन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसमें भी आप रिग्रेशन करेंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और करिकुलम के अलग अलग एरियाज में भी रिग्रेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में पढ़ेंगे। तो अलग अलग एरियाज में भी रिग्रेशन का टच अपॉन है, और अगर आप रिग्रेशन को ठीक से जानते हैं और आप उसको पहले ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो आपको दूसरी चीज़ों को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, ठीक है। तो इसीलिए भी रिग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ, तो अब इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था। अब अपने क्या करते हैं, सीधा अपने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर से शुरू करते हैं। तो आप सब अपने श्वाइजर का जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है उसका एक इंट्रोडक्शन पेज जो है वो खोल लीजिए। मैं भी यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो देखिए रीडिंग नंबर 7 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में सबसे पहले तो मैं कोरिलेशन से शुरू करता हूँ। तो कोरिलेशन में मैंने बोला था एलओएस ए, बी और सी होगा, ठीक है। तो एलओएस ए से शुरू करते हैं। एलओएस ए बोलता है कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट अ सैंपल कोवेरिएंस एंड अ सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इंटरप्रेट अ स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बुक तक सीमित नहीं रहूँगा, ठीक है। मैं आपको एक्सेल शीट्स के थ्रू, आपको अलग अलग डेटा के थ्रू, आउटपुट टेबल्स के थ्रू मैं आपको समझाता रहूँगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़े थोड़े स्तर पर मैं दिखाता रहूँगा आपको, ठीक है, जिससे आपको ये नहीं लगे कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या एप्लीकेशन है क्या नहीं है। तो मैं कुछ कुछ एप्लीकेशंस के वीडियो भी डाल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो एलओएस ए कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट। तो देखिए कैलकुलेट है और इंटरप्रेट अ सैंपल कोवेरिएंस एंड अ सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इंटरप्रेट अ स्कैटर प्लॉट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोवेरिएंस कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। आपने लेवल 1 में कोरिलेशन और कोवेरिएंस का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर, उसके ऊपर एक चैप्टर भी था, ठीक है, जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते थे, तो उसी में आप कोरिलेशन के बारे में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो बेसिकली कोवेरिएंस क्या होता है और कोरिलेशन क्या होता है, एक बार ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोरिलेशन से, ठीक है। तो कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है। कोरिलेशन का मतलब होता है अगर मैं दो वेरिएबल्स देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं एक एक्सेल शीट आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एक्सेल शीट जो है जो मैंने बनाई है, यहाँ पर ये एक डेटा है, ये डेटा आपके श्वाइजर में भी मेंशन्ड है। आप थोड़ा सा, मैं अभी नीचे जब जाऊँगा तब मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। तो ये डेटा आपके श्वाइजर में भी मेंशन्ड है। अभी देखिए ये वेरिएबल है एक्स, इस एक्स वेरिएबल को आप मान लीजिए कि दिस इज द रिटर्न ऑन एन इंडेक्स सपोज, ठीक है। और ये वाई वेरिएबल है, सपोज दिस इज अ रिटर्न ऑन सम पर्टिकुलर स्टॉक, दिस इज रिटर्न ऑन इंडेक्स एंड दिस इज रिटर्न ऑन इंडेक्स और दिस इज द रिटर्न ऑन द पर्टिकुलर स्टॉक। अब मेरे पास 6 महीने का यहाँ पर डेटा है, ठीक है, मेरे पास 6 महीने का डेटा है यहाँ पर दोनों स्टॉक्स का। तो सबसे पहले तो बिना कोई कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट जाने, बिना कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी पता है, तो एक चीज़ तो मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ। वो चीज़ ये है कि देखिए जब भी जैन के महीने में देखिएगा, जब रिटर्न पॉजिटिव है एक्स में तो वाई में भी रिटर्न पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखिए जब अप्रैल में एक्स में रिटर्न नेगेटिव है तो वाई में भी रिटर्न नेगेटिव है, मतलब कि इंडेक्स का रिटर्न इज नेगेटिव तो स्टॉक का रिटर्न इज ऑल्सो नेगेटिव। तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि हर महीने में जो इंडेक्स का रिटर्न है और जो स्टॉक का रिटर्न है वो दोनों एक दूसरे से सिंक में जा रहा है, ठीक है। जब ये नेगेटिव हो रहा है तब ये भी नेगेटिव हो रहा है, जब ये पॉजिटिव है जब ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक सिंक में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूं कि इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि एक्स ऊपर जा रहा है तो वाई भी ऊपर जा रहा है, एक्स नीचे गिर रहा है तो वाई भी नीचे गिर रहा है, ठीक है। एक्स नेगेटिव हो रहा है तो वाई भी नेगेटिव हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली
अब मुझे अगर पता लगाना है कि इस रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, इस रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ, ठीक है, तो स्ट्रेंथ और डिग्री पता लगाने के लिए जो मेजर अपने यूज करते हैं उसको अपने कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोरिलेशन एक ऐसा मेजर होता है जो आपको दो वेरिएबल्स के बीच स्ट्रेंथ और आपको नेचर उन दोनों के रिलेशनशिप का बता सके, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को मैं कैसे बोलना पसंद करता हूं? मैं कोरिलेशन को ऐसे बोलना पसंद करता हूं कि कोरिलेशन का मतलब होता है व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स टू लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि ये दोनों वेरिएबल्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने का कितना कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, कोशिश कितना कर रहा है, मेरे को बताओ कि ये कितना कोशिश कर रहा है। तो जैसे मैंने यहां पर एक स्कैटर प्लॉट बनाया है, तो ये स्कैटर प्लॉट को देखिए, ये स्कैटर प्लॉट में आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट अगर मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, ठीक है, तो ये ऊपर तक यहां तक चले जाएगा। अब आप अंदाजा लगाकर भी देख सकते हैं कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, इट्स ट्राइंग टू लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द टेंडेंसी इज वेरी हाई। तो विदाउट इवन नोइंग कोरिलेशन को कैसे निकालते हैं, विदाउट इवन नोइंग कि कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पे कोरिलेशन बहुत हाई है, इस समवेयर अराउंड 95% और 98%। दो अभी मैंने जो परसेंटेज बोला ये बिल्कुल गलत है। कोरिलेशन एक प्योर मेजर होता है, कोरिलेशन एक प्योर मेजर होता है जो +1 से लेके -1 के बीच होता है, ठीक है। वो एक परसेंटेज टर्म्स में बोलना गलत होगा, लेकिन मैंने उसे परसेंटेज टर्म्स में क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला ताकि आपको उसका इंट्यूटिव फीलिंग मिल पाए, ठीक है। तो कोरिलेशन बेसिकली 0.98 हो सकता है, 0.95 हो सकता है, इस केस पे मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि ये जो टेंडेंसी है ना यार, जो कोशिश है इन दोनों सेट्स ऑफ वेरिएबल्स को एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने का, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी हाई। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। अब आते हैं कि कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली कोवेरियंस का मतलब होता है between two random variables is a statistical measure of the degree to which the two variables move together, ठीक है। तो statistical measure है, ये तो आप सब जानते हैं, जैसे correlation एक statistical measure है वैसे ये भी एक statistical measure है, ठीक है। degree to which the two variables move together, तो बेसिकली covariance का मतलब होता है what is the joint deviation, what is the joint deviation between two variables। अगर दो वेरिएबल मेरे पास है x और y, what is the joint deviation between these two variables is called covariance, okay। सो नाउ अब देखते हैं, कोवेरियंस कैप्चर्स द लीनियर रिलेशनशिप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिए, कैप्चर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब कि और कोई रिलेशनशिप कोवेरियंस में काम नहीं करेगा, केवल लीनियर रिलेशनशिप ही करेगा। तो रिलेशनशिप तो असली में किसी भी काइंड का हो सकता है, कर्वी लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है, कर्व्ड रिलेशनशिप हो सकता है, और भी किसी भी टाइप का रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप का हम लोग बात कर रहे हैं। A positive covariance indicates that the variables tend to move together. A negative covariance indicates that the variables tend to move in opposite direction. तो बेसिकली आप अगर कोवेरियंस और कोरिलेशन को समझना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि दोनों सेम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोवेरियंस और कोरिलेशन दोनों ही सेम है, दोनों में ज्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अंतर किस कारणवश है वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव कोवेरियंस समझ गए कि अगर x ऊपर y ऊपर, x नीचे y नीचे, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोवेरियंस। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, x ऊपर y नीचे, x नीचे y ऊपर, ठीक है, तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव कोवेरियंस में बदल जाता है। अ सैंपल कोवेरियंस का कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार। तो ये कैलकुलेशन जो है उसका फॉर्मूला आप एक बार हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक में, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिए। तो कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n माइनस वन। n माइनस वन क्यों करता है वो आपको लेवल 1 से भी पता होगा, क्योंकि हम लोग 1 डिग्री का फ्रीडम जो है वो लूज कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलेगा, अपने कॉन्सेप्ट अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। तो देखिए n इज द सैंपल साइज, xi इज द ith ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिएबल x, x इज द मीन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, एंड y इज द ith ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिएबल y, और y है आपका मीन ऑफ द वेरिएबल y ऑब्जर्वेशंस, ओके। नाउ actual value of the covariance is not very meaningful because its measurement is extremely sensitive to the scale of the two variables. Also the covariance may range from positive to negative infinity and it is presented in terms of squared units. ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे पहली बात स्क्वायर्ड यूनिट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। फॉर दिस रीजन वी टेक द एडिशनल स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हिच कन्वर्ट्स द कोवेरियंस इनटू अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर दैट इज इजी टू इंटरप्रेट। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक में, तो उसके बाद मैं सब समझाना शुरू करता हूं, ठीक है। नाउ कोवेरियंस तो दुनिया में पहले आ गया था, तो कोवेरियंस अगर आ ही गया था तो फिर कोरिलेशन लाने का जरूरत ही क्या था। कोवेरियंस अगर आ गया था तो कोरिलेशन लाने का क्या जरूरत था आपको, जरूरत था
दो रीजन की वजह से। सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि कोरिलेशन आपको सिर्फ नेचर बताता है रिलेशनशिप का, आपको कभी भी डिग्री नहीं बताएगा रिलेशनशिप का। कोवेरियंस ऑलवेज टेल यू कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो कभी भी डिग्री नहीं बताएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि कोरिलेशन स्क्वायर्ड यूनिट्स में है, तो वो भी हमेशा जब भी आएगा वो परसेंटेज स्क्वायर में आएगा। तो परसेंटेज स्क्वायर में अगर आएगा तो हम लोग उसको इंटरप्रेट कैसे करें? इंटरप्रिटेशन के लिए तो हम लोग को कोई प्योर मेजर चाहिए ना, तो हम लोग उसको इंटरप्रेट कैसे करें? तो एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ नेचर दिखाता है, डिग्री नहीं दिखाता है, और दूसरा प्रॉब्लम है कि स्क्वायर्ड यूनिट के टर्म्स में होता है, तो उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग दुनिया में कोरिलेशन कोएफिशिएंट को लेके आए, जो इसी कोवेरियंस को एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर में बदल देता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर में बदल देता है, जिससे कि हम लोग को एक प्योर नंबर मिलता है विच इज रेंजिंग फ्रॉम +1 to -1, and then we can interpret what is the nature of the relationship and we can also interpret what is the degree of the relationship, ठीक है। तो इसीलिए कोरिलेशन को दुनिया में लाया गया था, ठीक है, ओके। तो देखिए सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला भी यहां पर दिया हुआ है, Rxy is equal to covariance of x and y divided by the sample standard deviation of x into sample standard deviation of y, ठीक है। ये देखिए, ओके, ये मैंने गलती से कर दिया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? देखिए कोवेरियंस तो था ही, अब कोवेरियंस को स्टैंडर्डाइज करना है। फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन देखिए कितना सुंदर है, कोवेरियंस तो आपके पास हमेशा से ही था, अब इसको आपको स्टैंडर्डाइज करना है। तो कैसे स्टैंडर्डाइज किया? इसको डिवाइड कर दिया x का स्टैंडर्ड डिविएशन से इंटू y का स्टैंडर्ड डिविएशन से, ठीक है। तो इन दोनों से जब डिवाइड किया तब वो एक प्योर नंबर आएगा, क्योंकि कोवेरियंस तो परसेंटेज स्क्वायर में था ना। तो अगर वो परसेंटेज स्क्वायर में था, अगर हम लोग को उसको एक प्योर नंबर में बदलना है, तो वो कोवेरियंस को तो हम लोग को x और y के स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड तो करना ही होगा ना। तो यहाँ पर परसेंटेज स्क्वायर कट हो गया और उससे हम लोग को एक प्योर नंबर मिल गया, जो कि +1 से लेके -1 तक लाई करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक जो भी मैं बोल रहा हूँ एकदम अच्छी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एक लेवल 1 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आपको एक बार दोहरा के बिल्कुल अच्छी से बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज बाउंडेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1। अच्छा, आप ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, आप ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, और उससे पहले जो कोवेरियंस का फॉर्मूला था जो मैंने ऊपर दिखाया था, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है दोनों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ where a correlation coefficient of +1 indicates that the change in the variables are perfectly positively correlated। ये तो आपको पता ही होगा कि कोरिलेशन अगर +1 का है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। दे गो अप एंड डाउन टुगेदर इन लॉक स्टेप, जैसे इसमें जा रहा था, देखिए जैसे इसमें जा रहा था, जबकि परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। यहां पर आपको परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा, टेंडेंसी बहुत हाई है, 95-98% बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो इस केस में नहीं है, ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन किस पॉजिटिव कोरिलेशन किस केस में होता है? जब ये स्कैटर प्लॉट में ना सारा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यहां पर एक टूट रहा है, ठीक है ना, यहां पर ये टूट रहा है, देखिए। तो अब क्या है? In contrast, if the correlation coefficient is -1, the changes in the variables are perfectly negatively correlated। ये भी आप जानते हैं लेवल 1 से कि -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव 1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। फिगर 7.1 प्रोवाइड्स द डेटा। देखिए आपको एक पूरा एक सम दे दिया है जिससे आपको कोरिलेशन निकाल के दिया है, ठीक है। तो आप ये सम को एक बार अपने श्वाइजर बुक में रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करने के आपके काम आ सकता है, लेकिन ऐसा सम हम लोग के एग्जाम में तो आने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सम है, पूरा कैलकुलेशंस कर के हम लोग को दिया है। हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ करना नहीं होगा, हम लोग बस क्या करेंगे, ये जो एक्स एंड वाई जो है ना, ये जो एक्स एंड वाई का पूरा डेटा दिया हुआ है आपको, इसको बस फीड कर देंगे। आप इसको कैलकुलेटर में फीड कर दीजिएगा। कैलकुलेटर में जो बटन है ना, सेकंड बटन दबाकर 7 नंबर बटन दबाइएगा, ठीक है। तो डेटा में एक्स और वाई को फीड कर दीजिएगा और फिर आपका कोरिलेशन अपने आप ही निकल जाएगा। आप लोग को इतना कैलकुलेशन तो करने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं बस। ये जो आउटपुट है वो काम का है। तो कोरिलेशन आप नोट कर लीजिए, दैट इज 0.475। इस सम का जो कोरिलेशन है वो आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा, इट इज 0.475, अगर आप लोग मेरे साथ एकदम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो 0.475, तो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूंगा? मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा कि भाई टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी क्या है भाई स्ट्रेट लाइन में लाई करने का। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि थोड़ा सा पुअर टेंडेंसी है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि अप्रॉक्स 47% 50% ही टेंडेंसी है, जबकि मेरा परसेंटेज में बोलना गलत है, लेकिन फिर भी एक इंट्यूटिव फीलिंग के लिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि भाई टेंडेंसी कितना है यार, कोशिश कितना है, स्ट्रेट लाइन में लाई करने का कोशिश कितना है, ठीक है। ओके, तो आई होप गाइज अभी तक आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये देखिए, अब ये टेबल को आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इस टेबल को पढ़ने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना, ये सब आप जानते हैं।
इट्स ऑफ नो यूज एक्चुअली, ठीक है। नाउ इंटरप्रेटिंग अ स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट तो आप जानते हैं, ये जो मैंने एक्सेल में बनाया है ये भी तो एक स्कैटर प्लॉट ही है। तो ये दोनों डेटा का मैंने प्लॉटिंग कर दिया यहाँ पर, जिससे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, कि कितना इसका टेंडेंसी है, कि इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ A scatter plot is a collection of points on a graph where each point represents the values of the two variables. तो वो पेयर में आता है, ठीक है। Show several scatter plots, तो ये देखिए बहुत सारा टाइप ऑफ स्कैटर प्लॉट्स है, ये सब तो आप लेवल 1 में भी पढ़ चुके हैं। ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना, जो स्ट्रेट लाइन होगा पूरा वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। जो ये देखिए 0.7 है तो ये ऐसा है, 0 है, देखिए जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ऐसा बोलना गलत होगा। देखिए ये जो मैंने भाषा बोला है वो गलत है। जीरो कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये गलत लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज क्या होना चाहिए कि दोनों के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, दोनों के बीच में एक्स और वाई के बीच में यहां पर कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, नाउ ये भी आप स्कैटर प्लॉट को देख सकते हैं, ठीक है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग है -0.7, ठीक है। तो ये सब तो लेवल 1 में पढ़ा हुआ स्टफ है, बहुत ही ईजी है एंड यू शुड गेट थ्रू इट इन हाफ एन आवर, ठीक है ना। नॉट इवन हाफ एन आवर, 15-20 मिनट्स आपको लगना चाहिए, तुरंत एकदम रिव्यू किया, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। नाउ ये देखिए इसी का ग्राफ मैंने एक्सेल में बनाया है, इसी का ग्राफ मैंने यहाँ पर सेम डेटा लेके एक्सेल में भी बनाया है। तो एक्सेल में बना के मैंने आपको दिखा दिया, जिससे कि आपको कुछ अलूफनेस नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, तो ये देखिए इसका स्कैटर डायग्राम तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, मैंने एक्सेल में बना के आपको दिखा दिया। नोटिस दैट रिटर्न्स ऑन स्टॉक अपीयर टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द मार्केट इंडेक्स। ये तो ऑब्वियस सा बात है कि टेंडेंसी बहुत हाई है और वो भी अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। देखिए नेचर भी पता चल गया और कोरिलेशन का जो मेजर आया उससे डिग्री भी पता चल गया। तो जो प्रॉब्लम कोवेरिएंस सॉल्व नहीं कर पा रहा था वो प्रॉब्लम कोरिलेशन सॉल्व कर दिया आपका, ठीक है ना। तो अभी तक तो सब चीज आपको क्लियर होगा ही आई सपोज, ठीक है। अब अपने LOSB की तरफ बढ़ते हैं। LOSB देखिए, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन। अब भाई लिमिटेशंस तो कुछ ना कुछ है ही कोरिलेशन का, उसको भी एक बार पढ़ ले क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले बोला है आउटलायर्स, ठीक है। आउटलायर्स का मतलब क्या होता है, आउटलायर्स का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। तो आउटलायर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली अपने स्क्यूनेस की तरफ पढ़ते हैं। जब स्क्यूनेस पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में तब अपने आउटलायर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि आउटलायर्स वो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं जिनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज वेरी लो, ठीक है, जिनका प्रोबेबिलिटी आने का बहुत लो होता है। जैसे अगर आप एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं तो आपका नंबर लगने का, आपको पैसा मिलने का, आपको प्राइस जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो लो ही होता है ना। सो दैट्स लाइक एन एक्सट्रीम वैल्यू, दैट्स लाइक एन आउटलायर, ठीक है। तो जैसे कोरिलेशन में आउटलायर कहां से आ गया भाई, ठीक है। तो ये देखो, ये एक एग्जांपल है आउटलायर का। ये सारा पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा डायमंड का जो पॉइंट्स है, ये जितना भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सब एक साथ में एक दूसरे के करीब करीब है। लेकिन बस इस पॉइंट को देखो, आप इस पॉइंट को देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो एकदम ग्राफ से ही अलग चला गया। तो यही तो एक आउटलायर है, क्योंकि यहां पर डेटा में सब चीज सही हो रहा था, किसी एक के कारण यहां पर देखो मई और जून के कारण क्या हुआ कि यहां पर पूरा खेल बिगड़ गया और ये वाला एकदम दूर जाकर बैठ गया। तो यहां से अपने साफ साफ बोल सकते हैं कि इस ग्राफ में ये दिख गया है कि आउटलायर है ना यहां पर, तो कोरिलेशन तो उससे अफेक्ट हो गया ना। जब जहां कोरिलेशन अगर 98-99% के करीब आ रहा था तो वहां पर ये 95% हो गया इस आउटलायर की वजह से, ठीक है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं, एक बार राइट अप पढ़ते हैं। कंप्यूटेड कोरिलेशन कोएफिशिएंट एज वेल एज अदर सैंपल स्टैटिस्टिक्स में बी अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। आउटलायर्स रिप्रेजेंट अ फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ये अंडरलाइन कर लीजिए, फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। Now, relative to the rest of the sample data, the value of an outlier may be extraordinarily large or small. ठीक है, outliers can result in apparent statistical evidence that a significant relationship exists when in fact there is none. ठीक है, or there is no relationship when in fact there is a relationship. तो वो उल्टा हो सकता है। तो बेसिकली मैंने आपको आउटलायर्स का मतलब समझा दिया, ठीक है ना। उतना मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन राइट करने के लिए काफी आपको इतना डिटेल में भी पढ़ना नहीं होगा अगर आप मतलब को समझ रहे हो, क्योंकि ये एक MCQ एग्जाम है। तो MCQ एग्जाम में तो आपको ऐसे ही काम करना है ना कि भाई आपको रिप्रोड्यूस नहीं करना है, वहां जाकर लिखना नहीं है जो आपको ये राइट अप लर्न करना होगा, ठीक है। आपको तो बस वहां जाकर रिकलेक्ट करना है एग्जाम में और MCQ राइट करना है, ठीक है। देखिए अब अपने शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्प्यूरियस कोरिलेशन के साथ, ठीक है। तो स्प्यूरियस कोरिलेशन के साथ शुरू करते हैं। नाउ स्प्यूरियस कोरिलेशन के मतलब क्या होता है? स्प्यूरियस कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में हो सकता है कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो,
ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल जैसे यहीं पर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल सपोज यू कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइसेस एंड स्नोफॉल टोटल्स इन मिनेसोटा एंड गेट अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। तो वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि एक रिलेशनशिप जो है दो चीजों के बीच में, दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जैसे यहां पर स्नोफॉल हुआ जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ गया, तो स्नोफॉल और स्टॉक प्राइसेस का हो सकता है कि कोरिलेशन बहुत हाई आ रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों रिलेशनशिप जो है वो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब होता है स्प्यूरियस कोरिलेशन, कि टू रिलेशनशिप्स कैन बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बट इट इज नॉट, फ्रॉम दैट इट इज नॉट एविडेंट दैट इट विल बी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट। तो जैसे स्नोफॉल और स्टॉक प्राइसेस में आप कौन से इकोनॉमिक रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं भाई, मेरे को ढूंढ के बता दीजिए, नहीं मिलेगा। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, कोरिलेशन हाई आ रहा है, 98 99 के करीब आ रहा है, 0.98 0.99 के करीब आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना, तो उसी को बोलते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन, कि आपको उल्टा पुल्टा मिल गया, बस ये स्टैटिस्टिक्स का भाषा बोल दिया है जिसके ऊपर आप बिलीव कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये होता है स्प्यूरियस कोरिलेशन। एक बार पढ़ते हैं। स्प्यूरियस कोरिलेशन refers to the appearance of a casual linear relationship when in fact there is no relation. Certain data items may be highly correlated purely by chance. For example, suppose you compute the correlation coefficient for historical stock prices and snowfall totals in Minnesota and get a statistically significant relationship, especially for the month of January, क्योंकि उसमें snowfall ज़्यादा होता है। Obviously there is no economic explanation, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, economic explanation तो है नहीं, लेकिन statistical तो है, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा, ठीक है। इन राइटअप्स के मदद से मत पढ़िए, मैं तो आपको बोलूंगा कि मीनिंग को समझिए और फिर पढ़िए, तो आप एग्जाम में इसको करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स। नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अभी मैं आपको जहां पर दिखा रहा था कि जीरो कोरिलेशन है, तो जीरो कोरिलेशन का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई रिलेशनशिप है ही नहीं है एक्स और वाई के बीच में। हो सकता है कि रिलेशनशिप है लेकिन वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है, वो कैसा भी रिलेशनशिप होता है, कोई रैंडम रिलेशनशिप हो सकता है जिसके पीछे अपने नहीं दौड़ रहे क्योंकि अपने स्टैटिस्टिक्स उतना हार्डकोर नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो लेकिन लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो कोरिलेशन सिर्फ एक लीनियर रिलेशनशिप को कैप्चर करता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कोरिलेशन मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. That is why in the first panel of figure 7.3 the data points lie perfectly on a straight line when the two variables are perfectly positively correlated. जो मैंने आपको एक्सेल में दिखाया ना, ये देखिए ये वाला, तो स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहा है, टेंडेंसी है, लेकिन अगर अपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाए तो उसी की तो तरफ जा रहा है ना, कोई कर्व की तरफ तो नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल y is equal to 6 minus 3x is a linear relationship. However, two variables could have a non-linear relationship yet a zero correlation, ठीक है। Therefore, another limitation of correlation analysis is that it does not capture strong non-linear relationship between two variables. तो आप एक काम कीजिए, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए. However, two variables could have a non-linear relationship yet a zero correlation, जो हमने उस एग्जाम्पल में भी देख लिया था, ठीक है। और ये पूरा पार्ट आप अंडरलाइन कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 3 पॉइंट कर लिए हैं और इससे अपने कोरिलेशन का जो लिमिटेशंस है वो भी समझ लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। LOS 7C देखिए, अब यहाँ से मेन फंडा शुरू होता है, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया सब व्यर्थ है, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो किसी काम का नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन हार्डली आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, आप देख लीजिएगा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहां से जो मैं पढ़ाना शुरू करूंगा वो आपका बेस रखेगा दूसरे LOSs के लिए और दूसरे चैप्टर्स के लिए भी, जो आपका मल्टीपल रिग्रेशन चैप्टर है, जो आपका टाइम सीरीज चैप्टर है, यहीं से अगर आप उसका बेस बनाना शुरू कर दे, ठीक है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप उन चैप्टर्स को भी टैकल कर पाएंगे जो आगे आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से असली फंडा जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एकदम ध्यान देके सुनिएगा। Formulate a test of the hypothesis that the population correlation coefficient equals 0 and determine whether the hypothesis is rejected at a given level of significance. तो देखिए hypothesis का पार्ट आ गया, अब hypothesis वाला पार्ट आना शुरू हो गया। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मौजूद कर दिया है, वहां पर संजय सराफ सर का 1.5 आवर्स का रिव्यू क्लास जो है सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस का, प्लीज देख लीजिएगा उसको। अगर आपको अच्छी से आता भी है तब भी मैं तो बोलूंगा एक बार देख ही लीजिएगा। हो सकता है कि आप कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर से जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट सिंक नहीं करेगा इसके साथ, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा।
As indicated earlier, the closer the correlation coefficient is to the plus or minus 1, the stronger the correlation. ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है. With the exception of these extremes, we cannot really speak of the strength of the relationship indicated by the correlation coefficient without a statistical test of significance. अब देखिए, मैं इसके लिए आपका एक नीव सेटअप करता हूँ, ठीक है. इसके लिए मैं एक नीव सेटअप करता हूँ. क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए, देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ. सबसे पहले तो मेरी बात सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा. आपने एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया. आपने रिटर्न्स ले लिया स्टॉक का, आपने रिटर्न्स ले लिया मार्केट का. आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया. इतना सारा डेटा लिया आपने, इतना डेटा को आपने चर्न किया, इतना डेटा को आपने माइन किया, इतना डेटा को आपने स्टडी किया, दिन रात मेहनत की और आपने कुछ कंक्लूजन पे आना समझा, ठीक है. वो कंक्लूजन क्या था कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए. मतलब कि ये जो आपका डेटा मैं एक्सेल पे दिखा रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक सैंपल डेटा है ना. आप समझिए, सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है. एक पॉपुलेशन से मैं 6-6 महीना का अलग अलग सैंपल भी तो ले सकता हूँ. तो हो सकता है कि ये जो सैंपल्स है दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, बट हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है उसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो जीरो आ गया. अरे तो अगर पॉपुलेशन का ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो आ गया, इसका मतलब हमारी सारी एनालिसिस जो है वो व्यर्थ हो गई, ठीक है. क्योंकि सैंपल तो पॉजिटिव है लेकिन पॉपुलेशन जीरो कोरिलेशन, मतलब कि देयर इज नो रिलेशनशिप एट ऑल फॉर व्हाट आई एम स्टडीइंग. मेरा सारा मेहनत बर्बाद, मेरा दिन रात का जो मैंने नींद उड़ाकर मैंने ये सब काम किया था वो सब बर्बाद. मैं नहीं चाहूंगा कि ये सब काम बर्बाद हो जाए. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक हाइपोथेसिस टेस्ट करूंगा जिससे मैं ये पता लगाऊंगा कि क्या मेरा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो है कि नहीं. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिलेशनशिप लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करे वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में. मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करे. आई डोंट वांट दैट द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिकम्स जीरो, ठीक है ना. सो आई विल डू अ हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर इट. तो देखिए, हाइपोथेसिस का मैं समझ रहा हूं कि आपको पूरा ज्ञान है, ठीक है ना. आपको एटलीस्ट बेसिक्स मालूम है, ठीक है. तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं. तो अब मैं उसको शुरू करता हूं. तो अगर आपको हाइपोथेसिस करना है तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है. तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फ्रेम करना होगा. तो वो जो नल हाइपोथेसिस और जो क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको कैसे फ्रेम किया जाए, ठीक है. तो फ्रेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए. सबसे पहले तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फ्रेम होता है. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है. अल्टरनेटिव का मतलब होता है, आप हमेशा आपसे याद रखिएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो जो ये P है जो मैंने यहां पर डिनोट यहां पर किया गया है वो जीरो नहीं आए. तो ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि P नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है. नाउ उसका उल्टा आपका नल हाइपोथेसिस होगा. तो नल हाइपोथेसिस क्या है, H0 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो ये आपका नल हो गया. तो ऑल्टरनेट पहले बनेगा. ऑल्टरनेट वो होगा जो आप चाहते हैं और नल होगा उसका उल्टा, ठीक है. तो आप ये समझ गए होंगे. अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है. अब हाइपोथेसिस करने के लिए आपको कुछ टाइप ऑफ टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है. जैसे आपने हाइपोथेसिस चैप्टर में पढ़ा होगा एफ टेस्ट के बारे में, आपने टी टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है. आपने ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा. तो कौन सा टेस्ट करे भाई, तो यहां पर ऑथर ने टी टेस्ट रेकमेंड किया है, ठीक है. टी डिस्ट्रीब्यूशन के आपने पढ़ा होगा कि इट्स समवट लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है. तो मैं यहां पर आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हम लोग टी टेस्ट के द्वारा इस हाइपोथेसिस को प्रूव कर सकते हैं. तो हम लोग को बेसिकली पहले तो सबसे पहले आपको टी टेस्ट में जाने से भी पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझने की कोशिश करें कि आपको यहां पर क्या करना है. आपको H0 को रिजेक्ट करना है, आपको H0 को फॉल्स प्रूफ करना है ना. आपका जो नन हाइपोथेसिस है दैट दिस पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो, आपको इसको गलत प्रूफ करना है, राइट. आपको इसको गलत प्रूफ करना है, ठीक है. सो यू हैव टू रिजेक्ट H0. सो यू हैव टू, इफ यू हैव टू रिजेक्ट H0, ठीक है ना, देन फॉर दैट आपको सबसे पहले बायस बनाना होगा, ठीक है. कि क्योंकि ये तो एक एरिया है,
जब अपने रिग्रेशन में जाएंगे तब वैसा बहुत सारा एरियाज होगा जहां पर हम लोग को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना होगा। तो आपको एक बायस बनाना होगा कि कहां कहां पर हम लोग H0 को रिजेक्ट करेंगे और कहां कहां पर हम लोग H0 को, जो नल हाइपोथेसिस है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो रिजेक्ट कहां करेंगे, एक्सेप्ट कहां करेंगे, रिजेक्ट कहां करेंगे, एक्सेप्ट कहां करेंगे, वो चीज अगर आपको एग्जाम में बैठने से भली भांति याद है, ठीक है, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से सफल हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है। क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे कि मेरे को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। तो इधर आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। मैं एक स्टिकी नोट डाल देता हूं, ठीक है। देखिए, तो वी हैव टू रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये एक स्टिकी नोट मैंने यहां पर ऐड कर दिया। ओके ना। तो टी टेस्ट, अब देखिए, कोई भी हाइपोथेसिस का आप टेस्ट करते हैं तो उसके पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा? कोई भी हाइपोथेसिस का टेस्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले टेस्ट का स्टैटिस्टिक निकालना होगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट स्टैटिस्टिक। तो अगर आप एक टी टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, इफ यू डू अ टी टेस्ट, तो टी टेस्ट करने से पहले भी आपको टी स्टैटिस्टिक निकालना होगा। और टी टेस्ट का जो स्टैटिस्टिक आएगा उसको आपको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना होगा, ठीक है ना। यू हैव टू कंपेयर इट विद द क्रिटिकल वैल्यू एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यहां पर तो अपने को रिजेक्ट करना है, मैंने यहां पर स्टिकी नोट में ऐड कर दिया है, वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो टी टेस्ट में अब अपने क्या करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना है, जो यहां पर दिया हुआ भी है। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक इज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को भी आप अपने कॉपी में अंडरलाइन कर दीजिए, इसको एक स्टार मार्क मार दीजिए, क्योंकि हो सकता है ना कि एक आइटम सेट आपको देगा, उस आइटम सेट में फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया, बस इतना बोल दिया कि आप टी स्टैटिस्टिक निकाल दो। हो सकता है ना कि एक चुटकुला सा क्वेश्चन दे दिया हो और आप बेकार का मार्क्स क्यों गवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, टी स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू, ठीक है ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है इसका, उसका फॉर्मूला क्या है? आर, दैट इज द कोरिलेशन, इंटू रूट ओवर एन माइनस टू। ये एन माइनस टू क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सो आर इंटू रूट ओवर एन माइनस टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर से आर इंटू रूट ओवर एन माइनस टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर वन माइनस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्टार मार्क देके अपने श्वाइजर बुक में आप उसको स्टार मार्क दे दीजिए, ठीक है। और आई होप आप सब कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और साथ साथ में लिखते भी जा रहे हैं, ठीक है। नाउ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को इस बेसिस के ऊपर मेरे को सबसे पहले तो टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे टी क्रिटिकल भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू ही तो मेरा बाउंड्री हुआ ना, वो मेरा एक लक्ष्मण रेखा हो गया, दोनों साइड का एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लक्ष्मण रेखा हो गया मेरा, ठीक है। तो उससे मुझे कंपेयर करना पड़ेगा फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक को। जैसे यहां देखिए, ठीक है, यहां देखिए जैसे क्या बोला है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर 7.1, तो फिगर 7.1 में चलते हैं एक बार, ठीक है। तो वो आपका पेज नंबर 139 में है, यहां पर देखिए फिगर 7.1। तो 7.1 में मेरा जो कोरिलेशन निकला है वो कितना निकला है? 0.475 का मेरा कोरिलेशन निकला है, ठीक है। 0.475 का मेरा कोरिलेशन निकला है। तो इसको एक बार आप याद रखिए। और मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10, ठीक है। ओके, नाउ मैं वापस उसी पेज में वापस आ जाता हूं। देखिए, ओके, तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने उस 7.1 के जो भी कोरिलेशन के फिगर्स थे और जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उसी के लिए मैंने टेस्ट किया। अपने क्या टेस्ट कर रहे हैं? अपने ये टेस्ट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है इज दैट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो और नॉट। इस चीज का टेस्ट चल रहा है और हम लोग को H0 जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, नाउ देखो, using the information determine if the sample correlation coefficient is significant at the 5% level of significance। तो 5% level of significance बोला है। और सबसे पहले ये टेस्ट कौन सा है? ये एक टू टेल्ड टेस्ट है कि वन टेल्ड टेस्ट है? ये एक टू टेल्ड टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जीरो मेंशन्ड है। देखिए, नॉट इक्वल टू या फिर इक्वल टू, ठीक है, तो वो एक टू टेल्ड टेस्ट बन जाता है। तो वन टेल्ड का मतलब क्या होता है? या तो एक राइट टेल्ड टेस्ट होगा या तो एक लेफ्ट टेल्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो राइट टेल्ड में पॉजिटिव का बात होगा, लेफ्ट टेल्ड में नेगेटिव का बात होगा। तो ये एक टू टेल्ड टेस्ट है। तो अगर आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, इफ यू इमेजिन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो होता है बॉडी का पार्ट
और एक तो होता है टेल का पार्ट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस का लेवल का मतलब क्या होता है, जो टेल वाला पार्ट है ना, जो टेल का लेवल है, दैट इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%, सो द सिग्निफिकेंस लेवल विल बी 5%। तो अगर दोनों टेल मिला के 5% है, आपका 2 टेल्ड टेस्ट है, दोनों टेल मिलाकर 5%, तो एक टेल में कितना 2.5, तो 2.5 2.5। आप एक बार एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इमेजिन करो मेरे साथ, मन में एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इमेजिन करो कि एक ऐसा नॉर्मल बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसका एक बॉडी का पार्ट है और उसका टेल का पार्ट है, ठीक है। अब एक बार इमेजिन करो, तो बॉडी का जो पार्ट का जो इंटरवल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो सपोज 95% है, तो टेल का कितना हुआ 5, तो हर एक टेल में कितना हुआ 2.5 और 2.5, कोने कोने में 2.5 होगा, ठीक है। ओके, नाउ अपने इतना तक तो समझ गए, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, जल्दी से एक बार n-2 जो रूट ओवर n-2 है ना, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो रूट ओवर n-2 का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, लीनियर रिग्रेशन का बात कर रहे हैं अपने, लीनियर रिग्रेशन में जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना होगा, जो आपको उस वीडियो में जो रिव्यू वीडियो है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। सो यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो दिस हैज n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्यों n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। देखिए, जब आप रिग्रेशन करते हैं ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन करते हैं, तो उसमें आपका इक्वेशन होता है y hat is equal to b0 hat plus b1 hat into x, ठीक है। y hat is equal to b0 hat plus b1 hat into x, ठीक है। नाउ ऑथर ने यहां पर मेंशन किया है कि जितना पैरामीटर्स आप लेंगे उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आप लूज करेंगे। मतलब क्या है कि आपका पैरामीटर्स एक रिग्रेशन इक्वेशन का क्या होता है इंटरसेप्ट टर्म और होता है स्लोप टर्म। मैं ये सारी चीजें आपको जब मैं उस पार्ट में आऊंगा तब अच्छी से समझाऊंगा। एक बार बस सुन लीजिए मेरे बात को कि जब अपने रिग्रेशन करेंगे उसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन में 2 पैरामीटर्स होता है, एक होता है इंटरसेप्ट का टर्म और एक होता है स्लोप का टर्म, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 2 पैरामीटर्स, तो अगर 2 पैरामीटर है तो इसका मतलब वी आर लूजिंग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अपने कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपने पास अभी है n-2, इसीलिए यहां पर n-2 आया है। तो अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे तो उसमें तो मल्टीपल पैरामीटर्स होगा, b1 b2 b3 b4 b5 bk तक होगा। तो k पैरामीटर्स प्लस 1, क्योंकि एक इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट भी तो होगा, ठीक है। तो k प्लस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लूज करेंगे, तो कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास बचेगा, n माइनस ब्रैकेट में k प्लस 1, दैट मीन्स n माइनस k माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास बचेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अब अपने आते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो उस फिगर में मेरा कोरिलेशन आपने नोट किया था 0.475 था, मेरा n था 10। तो अगर 10 था, मैं 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लूज कर रहा हूं, तो मेरे पास कितना बचा हुआ है अभी 8, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल वैल्यूज निकालना पड़ेगा। तो क्रिटिकल वैल्यूज निकालना पड़ेगा 2.5% प्रत्येक टेल में और 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए। तो एक बार एक काम करते हैं हम लोग, एक बार वो टी टेबल में चल जाते हैं। टी टेबल है आपका, इसमें यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन में खड़ा हुआ हूँ। देखिए ये स्टूडेंट्स का टी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया हूँ। ये देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन में 8, यहाँ पर जो 8 है ये देखिए डीएफ के नीचे 8, ठीक है। और 0.025 के सामने 2.306 मेरे को जो फिगर दिख रहा है, आपको भी वो फिगर दिखना चाहिए। आप एक बार जल्दी से अपने श्वाइजर बुक के आखिरी में आ जाइए, जहां पर आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन्ड है। वहां पर आप देखिए 8 के नीचे और नहीं, देखिए ये देखिए 8 के पास में और 0.025 के नीचे, मैं गलत बोल गया, 8 के पास में और 0.025 के नीचे देखिए 2.306 का आपको फिगर दिख रहा होगा, ये वाला। मैं इसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पर, आप देख लीजिए 2.306 मेरा कर्सर जो है उसी पे पड़ा है, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल वैल्यू हो गया। तो मतलब आपका क्रिटिकल वैल्यू क्या हो गया 2.306। तो एक साइड में प्लस 2.306 और एक साइड में माइनस 2.306, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैं वापस वहीं पर जा रहा हूं, ठीक है। देखिए नाउ देखिए, तो यहां पर टी स्टेटिस्टिक निकाल दिया है 0.475 इंटू रूट 8 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस 0.475 का स्क्वायर। तो ये आपका आया 1.527। तो 1.527 आपका आंसर आया, ठीक है। नाउ अब क्रिटिकल वैल्यूज तो मैंने वहां से निकाल लिया था, प्लस माइनस 2.306, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2.306 माइनस 2.306 मेरा लक्ष्मण रेखा है। अब लक्ष्मण रेखा तो बन गई। अब ये कहां लाई करता है, दिस ये जो फिगर है 1.527, ये कहां लाई करता है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं H0 को रिजेक्ट करूंगा कि एक्सेप्ट करूंगा।
आपको याद होना चाहिए कि मैं H0 को यहां पर रिजेक्ट करना चाह रहा हूं। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, जो स्टिकी नोट मैंने यहां पर बनाया है, वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उसी वजह से आपको देखना होगा कि अब ये इस लक्ष्मण रेखा के अंदर लाई करता है कि ये इस लक्ष्मण रेखा के बाहर लाई करता है। तो देखिए ये इस लक्ष्मण रेखा के कहां लाई करता है, -2.306 है और +2.306 है। ठीक है, तो अब ये तो इसके अंदर लाई करता है ना। आप अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सोचिए, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें एक साइड में एक लक्ष्मण रेखा बनाइए +2.306 का, और एक साइड में लक्ष्मण रेखा बनाइए -2.306 का। अब देखिए कि 1.5 to 7 किधर लाई करता है, उन दोनों के बीच में कि टेल्स के अंदर, उन दोनों के बीच में बॉडी में कि टेल्स के अंदर, बॉडी में लाई करेगा ना, बॉडी में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ये +2.306 से छोटा है तो इसको तो बॉडी के अंदर आना ही है, और जैसे ही ये बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, जैसे ही ये बॉडी के अंदर आ गया, मतलब कि आपका जो H0 है वो रिजेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सो हम लोग का एनालिसिस रॉन्ग प्रूव हो गया यहां पर कि हम लोग का जो नल हाइपोथेसिस है दैट विल नॉट गेट रिजेक्टेड, दैट विल गेट एक्सेप्टेड, जो कि हम लोग के लिए गलत है। ठीक है, हम लोग के लिए गंदा है। तो मैं आपको बेसिकली यहां से सार क्या समझाना चाह रहा था, समरी क्या देना चाह रहा था कि अगर अपने एक टू टेल्ड टेस्ट करते हैं, उसमें हम लोग टी स्टैटिस्टिक निकाल लिए इस फॉर्मूला के हेल्प से, अगर अब टी क्रिटिकल निकाले तो टी क्रिटिकल का मैंने लक्ष्मण रेखा बांध दिया। अब मेरे को चेक करना होगा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो कहां लाई करता है। तो अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो उस बॉडी के पोर्शन के अंदर लाई करता है, इसका मतलब मेरा जो H0 है, मेरा जो H0 है वो क्या हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर टेल्स में लाई करता है तो मेरा H0 रिजेक्ट हो गया, क्योंकि टेल्स में लाई करने का मतलब क्या होता है, बहुत ही अंदर घुस जाना। टेल्स में लाई करने का मतलब होता है बहुत ही अंदर घुस जाना। ठीक है, तो अंदर घुस गया तो इसका मतलब मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो H0 है वो रिजेक्ट हो गया ना। ठीक है, तो ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार इस पैराग्राफ को पूरा अंडरलाइन करें, एक बार इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करें। रिजेक्ट H0 इफ T क्रिटिकल लेस देन T और T क्रिटिकल लेस देन -T क्रिटिकल। इसका मतलब अब से आप एक गांठ बांध लीजिए। फिर से मैं एक स्टिकी नोट बना रहा हूं। ठीक है, फिर से एक स्टिकी नोट बना रहा हूं कि if the T statistic T stat lies in the tail, then H0 is rejected. But if it lies in the body, then it is accepted. ठीक है, तो ये मेरा सार है। अगर टी स्टैटिस्टिक जो है वो टेल में लाई करता है तब H0 रिजेक्ट हो जाएगा, बट अगर वो बॉडी में लाई करता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे आपने यहां पर देखा, यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने यही देखा इस सम में कि ये तो बॉडी के अंदर लाई कर रहा था। तो अगर ये बॉडी के अंदर लाई करता है सो दैट मीन्स आपका जो H0 है वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और आपका एनालिसिस जो है वो रॉन्ग प्रूव हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ये हुआ कि द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0। ठीक है ना, इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0। ये मेरा आंसर हो गया और मेरा सारा दिन रात का मेहनत बर्बाद। ठीक है, जो मैं प्रूव करना चाह रहा था वो तो आया ही नहीं, H0 रिजेक्ट हुआ नहीं बल्कि एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब से आप हमेशा याद रखें, स्टिकी नोट को फिर से आप एक बार नोट कीजिए। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट कीजिए। इफ द टी स्टैटिस्टिक लाइज इन द टेल देन H0 इज रिजेक्टेड, बट इफ इट लाइज इन द बॉडी देन इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया तो मेरे लिए यहां पर गलत है, गंदा है, और अगर रिजेक्ट हो गया तो मेरे लिए यहां पर अच्छा है। तो ये मेरा कोरिलेशन वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब जब मैं रिग्रेशन के बेसिक्स में आऊंगा तब मैं इसके बारे में फिर से चर्चा करूंगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रबल में है उनको शेयर करें। थैंक यू।